हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे आपके सभी तरह के कम्पिटेटिव एग्ज़ाम यूपीएससी, स्टेट पीएससी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग सब में ये हेल्प करेगा। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे और उसकी एक सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ। डेली बेसिस पे 1-2 वीडियो मैं अपलोड करके पूरे इस दिसंबर भर में पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में कवर कर देंगे। आप खुद से भी प्रयास करिएगा। अगर इन सभी वीडियोस का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में इन सभी वीडियोज़ को मैं रखूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न की केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस, जिसको रिपब्लिक डे बोलते हैं, समारोह 2023 का चीफ गेस्ट किस राष्ट्राध्यक्ष को बनाया है? जो अभी 2023 आएगा 26 जनवरी को। तो कौन होंगे हमारे चीफ गेस्ट? ऐसे ही 4 ऑप्शंस रहेगा, आपको प्रयास करना है और अपने स्कोर भी आप हमें लास्ट में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे आखिरी में एक होमवर्क क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा, जिसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्देल फतह अल सीसी। अब्देल फतह अल सीसी ये बेसिकली मिस्र, जिसको हम लोग बोलते हैं इजिप्ट के ये बेसिकली वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ये इजिप्ट यानी हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग मिस्र। तो विदेश मंत्रालय ने कहा कि मिस्र यानी इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी 26 जनवरी 2023 को रिपब्लिक डे इवेंट के चीफ गेस्ट होंगे। वर्ष 2020 के बाद पहला मौका होगा जब कोई रिपब्लिक डे इवेंट का मुख्य अतिथि होगा। दरअसल आपको पता होगा कि कोविड-19 की वजह से वर्ष 2021 और 2022 में कोई भी गेस्ट नहीं बुलाए गए थे। तो पहली बार चीफ गेस्ट होंगे मिस्र के प्रेसिडेंट। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह पहली बार है कि अरब गणराज्य मिस्र के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल सीसी को एक औपचारिक निमंत्रण भेजा था, जिसे 16 अक्टूबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिस्र के राष्ट्रपति को सौंप दिया था। अल सीसी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। दोनों देश वर्ष 2022 में राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। मिस्र को 2022-23 में G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान गेस्ट कंट्री के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। मिस्र की प्रेसिडेंट आपको बता ही दिया, अब्देल फतह अल सीसी। बेसिकली जून 2014 से ही वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है, राजधानी काहिरा, और यहाँ की करेंसी इजिप्शियन पाउंड चलती है। बहुत छोटा सा देश है, लगभग 11 करोड़ के आसपास इस देश की जनसंख्या है। आप इसको मैप में देखना, मैप में ध्यान से देखोगे मिस्र को तो ये कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। मतलब ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री का मतलब होता है अंतर महाद्वीपीय देश। मतलब कुछ हिस्सा किसी और कॉन्टिनेंट में तो कुछ हिस्सा किसी और कॉन्टिनेंट में। जैसे रसिया को आप देखते हो, कुछ हिस्सा उसका एशिया में तो कुछ यूरोप में है। वैसे ही ये भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है मिस्र। इसका कुछ हिस्सा अफ्रीका में पड़ता है तो कुछ एशिया में पड़ता है। इसके अगर आप बाउंड्रीज कंट्री को देखोगे, इसके पड़ोसी देशों को, तो फिलिस्तीन है, इजराइल, सूडान, लीबिया ये है। एक तरफ से रेड सी और दूसरी तरफ से मेडिटेरियन सी है। तो ये याद हो गया, याद रहेगा ना। मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी ये 2023 के रिपब्लिक डे समारोह में भारत के लिए चीफ गेस्ट होंगे। ये राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फतह अल सीसी। इससे पहले 2022-2021 में नहीं आ पाया था कोई भी चीफ गेस्ट ड्यू टू कोविड-19। 2022 में 5 सेंट्रल एशियन नेशन हेड को इनवाइट किया गया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से यात्रा रद्द हो गया था। वैसे ही 2021 में उस समय के जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उनको भी इनवाइट किया गया था, लेकिन वो भी नहीं आ पाए थे कोविड-19 की वजह से। 2020 में ब्राज़ील के उस समय के प्रेसिडेंट थे जायर बोल्सोनारो, उनको बुलाया गया था। 2019 में दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट आए थे, सिरिल रामफोसा थे। तो ये एक परंपरा रहा है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 के लैंड एडवेंचर कैटेगरी अवार्ड के लिए किसे चुना गया है?
तो ये चुना गया है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नैना धाकड़ को। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने ये इन पुरस्कारों की घोषणा की है। नैना धाकड़ को लैंड एडवेंचर अवार्ड के लिए चुना गया है। नैना धाकड़ ये छत्तीसगढ़ जिले के बस्तर की रहने वाली हैं और वह एक पर्वतारोही हैं। तेंजिंग नॉर्गे के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो इसका जो कैटेगरी है लैंड एडवेंचर कैटेगरी, इसमें अवार्ड दिया गया है नैना धाकड़ को। उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 के वाटर एडवेंचर कैटेगरी अवार्ड के लिए किसे चुना गया। लैंड वाला तो बता ही दिया मैंने, लैंड वाला है मिला है नैना धाकड़ को, और ये भी वाटर वाला है तो ये मिला है शुभम धनंजय वनमाली को। शुभम धनंजय वनमाली को वाटर एडवेंचर अवार्ड के लिए चुना गया है। शुभम धनंजय वनमाली ये बेसिकली नवी मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। शुभम धनंजय वनमाली का एक ओपन वाटर, ये बेसिकली एक ओपन वाटर स्विमर है। इन्होंने तीन महासागर के जो 7 चैनल है उनको ये पूरे किए हैं इन्होंने, और ओपन वाटर स्विमिंग का ट्रिपल क्राउन हासिल किया है। अगला प्रश्न है कि तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 के लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी अवार्ड के लिए किसे चुना गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है कुंवर भवानी सिंह साम्याल को। ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह साम्याल लाइफ टाइम अवार्ड के लिए इन्हें चुना गया है। इस वर्ष के पुरस्कार बेसिकली 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए। तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड की अगर हम बात करें तो पुरस्कार विजेताओं में से प्रत्येक को लघु प्रतिमा, प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपए की राशि मिलती है। यह पुरस्कार लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर, लाइफ टाइम अचीवमेंट नामक बेसिकली ये 4 श्रेणियों में दिया जाता है। यह पुरस्कार युवा लोगों को साहसिक गतिविधियों या कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें एयर वाला तो छूट ही गया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि एयर कैटेगरी वाला किसे मिला है। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं एआई, से जुड़ी किस पहल की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, GPAI। पूरा नाम हो जाएगा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत ने जो है नवंबर महीने में ही 21 नवंबर 2022 को ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता ग्रहण की है। यह अध्यक्षता भारत को टोक्यो में आयोजित GPAI की बैठक में मिली। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। पहले फ्रांस के पास थी, जो कि अब भारत को दे दी गई है। क्या है ये GPAI? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली GPAI जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का समर्थन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। GPAI अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर सहित 25 सदस्य देशों का एक समूह है। भारतवर्ष 2020 में एक संस्थापक सदस्य के रूप में इस समूह में शामिल हुआ था। GPAI का लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को बढ़ावा देना है। भारत भी आपको पता होगा कि आधुनिक साइबर कानूनों और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक इकोसिस्टम बन रहा है। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नेशनल प्रोग्राम और एक नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी भी तैयार की है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो इससे 2035 तक भारत का जो लक्ष्य है, 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में $967 बिलियन और 2025 तक भारत की GDP में 450 से लगभग $500 बिलियन के योगदान की उम्मीद है, जो कि देश के $5 ट्रिलियन DGP लक्ष्य का 10% है। तो ये पूरा क्लियर हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि केंद्र सरकार ने सुसाइड को रोकने के लिए नवंबर 2022 में किस पॉलिसी का अनावरण किया। इस पॉलिसी का नाम है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21 नवंबर 2022 को नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी का अनावरण किया।
पब्लिक हेल्थ प्राथमिकता के रूप में सुसाइड को रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई अपनी तरह की यह पहली नीति है। नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी को और अच्छे से समझे तो यह नीति आने वाले दशक में मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देने और सुसाइड की रोकथाम के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करेगी। इस पॉलिसी का जो लक्ष्य है 2023 तक देशों में आत्महत्या की मृत्यु दर को लगभग 10% कम करना है। यह पॉलिसी देश में सुसाइड की रोकथाम के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी। तो इसके कुछ उद्देश्य इन लोगों ने अपने बनाए हैं। इसका 4 मेन उद्देश्य बनाया गया है कि यह अगले 3 वर्ष के भीतर सुसाइड के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र यानी कि सर्विलांस मैकेनिज्म स्थापित करेगा। यह मनोरोग बाह्य रोगी विभाग यानी कि साइकेट्रिक आउटपेशेंट स्थापित करना चाहता है, जो कि अगले 5 वर्षों के भीतर सभी जिलों में जिला मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के माध्यम से सुसाइड रोकथाम सेवाएं प्रदान करे। तो इस तरह के कुछ हैं, जैसे अगले 8 वर्षों के भीतर सभी शैक्षणिक संस्थानों में एक मेंटल वेलफेयर पाठ्यक्रम शुरू हो। नेशनल सुसाइड रोकथाम रणनीति का चौथा उद्देश्य है कि आत्महत्या की निगरानी को मजबूत करना है। इसके अलावा मूल्यांकन के माध्यम से सुसाइड के मामलों पर ध्यान देना है। तो इस तरह की चीज़ें हैं इसमें। और काफ़ी सुसाइड, जैसे कि अभी हाल ही में NCRB का डेटा भी आया था, उस पर भी वीडियो मैंने बनाया था। तो बीते कुछ वर्षों में काफ़ी सुसाइड हो रहा है। लगभग 2021 का जो डेटा बता रहा है लास्ट ईयर का, कि लगभग 1.64 लाख लोगों ने सुसाइड किया है इंडिया में, 1,64,033 लोगों ने। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं सुसाइड रोकथाम के लिए, जैसे नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2014, द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, आयुष्मान भारत, नशा मुक्ति अभियान, नेशनल पैलिएटिव केयर प्रोग्राम, और भी पहले बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न आगे बढ़ेंगे। हाथियों की मौत की रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए किस राज्य के वन विभाग ने हाथी मृत्यु ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, तो आप सही उत्तर चुनिए इसका। हाथियों की मौत की रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए किस राज्य के वन विभाग ने हाथी मृत्यु ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर इसका सी, तमिलनाडु ने। भारत की पहली पहल जिसमें तमिलनाडु के वन विभाग ने हाथियों की मृत्यु के लिए ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इस ऑडिट फ्रेमवर्क का उद्घाटन किया। इससे हाथियों की मौत की रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया बनाने की कोशिश की जाएगी। मतलब बेसिकली इसमें हाथियों के मृत्यु के कारणों का पता लगाया जाएगा। कारणों का पता लगने के बाद क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उन पर विचार किया जाएगा। यह फ्रेमवर्क हाथी की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम करने की सुविधा तैयार करेगी, हाथियों की अप्राकृतिक मौतों का अध्ययन करेगी और अननेचुरल डेथ को कैसे रोका जाए उस पर विचार करने का काम इसी विभाग का होगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे हाल ही में इन्होंने ऑडिट भी किया है, जनवरी 2021 से लेकर और 15 मार्च 2022 तक का हाथियों की जो मौत हुई है उसको लेकर इन लोगों ने ऑडिट किया है कि लगभग 131 हाथी की मौत हुई है इस दौरान। 131 मौतों में 118 प्राकृतिक और 13 मानव प्रेरित कारणों से हुई है। बिजली के झटके के कारण 6 ट्रेन की चपेट में आ गए, 4 सड़क दुर्घटना के कारण, 2 जवाबी हमले के कारण। इस तरह से ये लोग पता लगाते हैं। इन सभी मौतों को रोकने और ऑडिट करने का कार्य तमिलनाडु वन विभाग करेगा। गॉट इट। भारत, आपको पता होगा कि विश्व में एशियाई हाथियों की आबादी का 2/3 से अधिक का घर है। भारत में संरक्षित क्षेत्रों के अंदर रहने वाले हाथी की संख्या लगभग 20% है, बाकी 80% असंरक्षित क्षेत्र में रहते हैं। भारत में वर्तमान में 33 जो है हाथी अभयारण्य हैं। केंद्र सरकार ने तराई हाथी अभयारण्य को उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2022 में भी हाल ही में मंजूरी दी थी। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ भी लगभग 5 जो है हाथी अभयारण्य है, जैसे नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व है, नीलांबूर एलिफेंट रिजर्व, श्रीविल्लुपुथुर एलिफेंट रिजर्व है, अन्नामलाई एलिफेंट रिजर्व और अगस्तमलाई एलिफेंट रिजर्व है। तमिलनाडु की हम लोग बात कर रहे हैं, राजधानी चेन्नई, राज्यपाल RN रवि, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के M.K. स्टालिन। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। 11वां संगाई फेस्टिवल, ये आता है इस तरह का सवाल फेस्टिवल वाला, किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। अब इसको आप कैसे रिलेट करोगे संगाई को मणिपुर से, आप देख लेना अपना।
तो यह मणिपुर का बेसिकली सबसे बड़ा पर्यटन उत्सव है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने 21 नवंबर 2022 को मणिपुर संगाई फेस्टिवल को मणिपुर में लॉन्च किया। इस फेस्टिवल को संगाईक एथनिक पार्क बिष्णुपुर जिले के मोइरंग खुनौ में 21 नवंबर से 30 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया। वर्ष 2022 में ही मणिपुर के मुख्यमंत्री संगाई एथनिक पार्क का उद्घाटन किया था। इस बार यह उत्सव मणिपुर में 13 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। त्यौहार का विषय इस बार रखा गया है एकता का त्यौहार। इसका जो थीम है वो क्या है? एकता का त्यौहार इस बार का थीम है 2022 का। संगाई फेस्टिवल के बारे में थोड़ा बहुत और मैं आपको बता दूं तो इसका फेस्टिवल का नाम मणिपुर में पाए जाने वाले मृग संगई जो हिरन है, मृग संगई हिरन, इसी के नाम पे रखा गया है। यह हिरन मणिपुर का राज्य पशु भी है, तो याद रहेगा। इस फेस्टिवल को 2010 में शुरू किया गया था। इस फेस्टिवल से मणिपुर विश्व में मणिपुर की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। इसका आयोजन राज्य पर्यटन विभाग करता है। इसमें लगभग 33 अलग अलग समुदायों के समूहों ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह में इन समुदायों ने अपनी संस्कृति को प्रदर्शित भी किया था। मणिपुर की बात कर रहे हैं तो राजधानी इम्फॉल, राज्यपाल LA गणेशन, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के N बीरेन सिंह। एक बुक है इन सर्च ऑफ द डिवाइन लिविंग हिस्ट्रीज ऑफ सूफिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, राणा सफवी। राणा सफवी ने इस पुस्तक को लिखा है। यह पुस्तक सूफीवाद, इसकी जड़ों और समुदायों के लोगों के विचारों के बारे में दर्शाती है। यह पुस्तक सूफियों के पवित्र वातावरण, कव्वाली की धुन के साथ सूफीवाद में महिलाओं के निर्विवाद लेकिन अक्सर भुला दिए गए योगदान पर प्रकाश डालती है। तो इन सर्च ऑफ द डिवाइन लिविंग हिस्ट्रीज ऑफ सूफिज्म इन इंडिया के लेखक राणा सफवी। बुक वाले भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्जाम में। अबसार बेउरिया का निधन 17 नवंबर 2022 को हो गया। वे इनमें से क्या थे? एक ये ऑब्वियसली से क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली भारतीय राजनयिक थे। इनकी उम्र 80 ईयर्स थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबसार बेउरिया के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट करके अबसार बेउरिया को श्रद्धांजलि भी दी थी। अबसार बेउरिया की बात करें तो ये प्रख्यात साहित्यकार, पूर्व भारतीय राजदूत और रिटायर्ड भारतीय विदेश सेवा यानी IFS अधिकारी थे। इन्होंने जापान, रूस, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, म्यांमार, श्रीलंका और मेडागास्कर में भारतीय राजनयिक मिशनों में अपनी सेवा दी। राजनयिक को ओडिया संस्कृति और साहित्य के साथ घनिष्ठ संबंध के लिए जाना जाता था। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ ओडिया स्टडीज एंड रिसर्च के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। प्रश्न के वर्ल्ड हेरिटेज वीक, विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है? तो हाल ही में मनाया गया है 19 नवंबर से 25 नवंबर तक। प्रतिवर्ष दुनिया भर में 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया जाता है। यह सप्ताह संस्कृति एवं विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज वीक का एक हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते भारत प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज डे, आपको पता होगा, मनाया जाता है हमारे देश में 18 अप्रैल को। और विश्व विरासत सप्ताह जो है ये 19 से 25 नवंबर पर विभिन्न पहल करता है। यूनेस्को के सदस्य राज्यों ने 1972 में वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को अपनाया था। 191 राज्य दलों ने भारत सहित इस वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की पुष्टि की है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौते को ऑस्ट्रेलिया की संसद ने रेटिफाइज पुष्टि किया। इस व्यापार समझौते का नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, ECTA, यानी कि इकोनॉमिक, आप बोल सकते हैं इसको इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट इसका नाम दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज़। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी। दूसरे देशों के साथ हुए ट्रेड एग्रीमेंट के लिए रेटिफाई यानी कि पुष्टि करने की जरूरत क्यों होती है? तो बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी देश को दूसरे देश के साथ समझौता करने के लिए एग्रीमेंट को रेटिफाई, पुष्टि करना होता है।
रेटिफाइज यानी पुष्टि करना इसलिए ज़रूरी है जिससे देश के कोई भी करार दूसरे देश के साथ सरकार बदलने के बाद इफेक्ट ना हो। हालांकि अलग अलग देशों में रेटिफाई की जिम्मेदारी अलग अलग संस्थाओं के पास है। जैसे भारत में यह काम केंद्रीय कैबिनेट करता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में संसद और एक कार्यकारी समिति दूसरे देश के एग्रीमेंट को रेटिफाई करती है। रेटिफाई के बाद जो एग्रीमेंट हुआ वो देश के साथ माना जाता है। इसके अनुसार भारत के 6000 से ज़्यादा उत्पादों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर डॉन फेरेल ने दोनों देशों की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 30 दिन में लागू करने की बात कही है। तो इस तरह की चीज़ें हैं ये। भारत ऐसा पहला देश बना है जिसके साथ ऑस्ट्रेलिया ने मुक्त व्यापार समझौते की सुविधा की है। भारत का ट्रेड एग्रीमेंट मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ है। भारत की ब्रिटेन और कनाडा के साथ बातचीत चल रही है, वो भी जल्द पूरी हो जाएगी। तो याद रखिएगा ये ACTA, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये क्या है बेसिकली। तो इसके तहत ऑस्ट्रेलिया अपने बाजार में 95% से अधिक भारतीय सामान को ड्यूटी फ्री रखेगा, जैसे कपड़ा, चमड़ा, आभूषण और खेल उत्पाद। इस एग्रीमेंट से अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 40 से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने में मदद मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं इसमें। अब इस समझौते से फ़ायदे क्या होंगे? तो ऑस्ट्रेलिया में टेक्निकल सहायता देने वाली भारतीय कंपनियों को इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इससे भारत की 100 से भी ज़्यादा IT कंपनियों के हर वर्ष करीब 20 करोड़ डॉलर की बचत होगी। इससे शेफ और योगा प्रशिक्षकों को भी काम के लिए वीज़ा मिलेगा। इस समझौते से भारत के किसानों को भी लाभ भी मिलेगा। हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। राजधानी है कैनबरा, प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीस और यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने ED यानी कि प्रवर्तन निदेशालय में डायरेक्टर के पद पर किसे 1 वर्ष का विस्तार दिया है? बहुत चर्चा में रहता है ED। संजय कुमार मिश्रा इसका सही उत्तर होगा। याद रखिएगा, ED के डायरेक्टर हैं ये। भारत सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अब ये 18 नवंबर 2023 तक इस पद पे बने रहेंगे। सरकार का कहना है कि मामलों की जांच में निरंतरता बनाए रखने के लिए डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। संजय कुमार मिश्रा बेसिकली 1984 बैच के आयकर कैडर में एक IRS अधिकारी रह चुके हैं। संजय कुमार मिश्रा पहली बार 19 नवंबर 2018 में ED के डायरेक्टर बने थे और तब से लेकर अब तक हैं। 2020 में रिटायर भी हो गए थे। एक वर्ष के 2 एक्सटेंशन के साथ वो अभी तक कार्य कर रहे हैं। अब एक और वर्ष के एक्सटेंशन के साथ, मतलब ये टोटल 5 वर्ष हो जाएगा इस पोस्ट पे। तब ED का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और ED के 5 बेसिकली रीजनल ऑफिस भी हैं, चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में। मेन हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। चलो अब आज का सवाल आप लोगों के लिए, इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में करना है कि बिहार के ऐसे पहले ज़िले का नाम बताएं जिसका कलेक्ट्रेट ऑफिस पेपरलेस बन गया है। आपके पास ऑप्शन है सहरसा, मुजफ्फरपुर, नवादा, नालंदा, नवादा, ये 4 हैं। इसमें से कौन सा उत्तर होगा आप हमें बताना कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ डेली बेसिस पे। इस तरह का अगर मैं 2-2 वीडियोज़ भी बनाता हूँ, तो जैसे कि आज 1 दिसंबर है, तो अगर ये 31 दिसंबर तक मैं लगातार 2-2 वीडियो करूँगा तो लगभग 62 वीडियोज़ हो जाएगा। इन 62 वीडियोज़ से आपके जनवरी 2022 से लेकर और आपका दिसंबर 2022 तक का सारा करेंट अफेयर्स हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह के बेहतरीन वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।